हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पैडागोजी। हिंदी पैडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कई बार प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों, देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? क्या विधि प्रभाव कहलाता है? क्या भाषा परीक्षण का प्रभाव कहलाता है? क्या कक्षाई प्रभाव या पुनर्बलन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे, कक्षाई प्रभाव कहलाता है। जो दोस्तों ये कक्षाई प्रभाव है किससे संबंधित है? जिसमें अध्यापक, शिक्षार्थियों और जितने भी सामग्री पर टेस्ट हुआ, आकलन हुआ का प्रभाव कहलाता है, वही सब क्या होता है? कक्षाई प्रभाव कहलाता है। ये कक्षा से संबंधित व्यक्ति और सामग्री सब पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, कक्षाई प्रभाव। ये पुनर्बलन क्या होता है दोस्तों? पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना या उन्हें प्रस्तुत करना या उन्हें हटाना ताकि किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। ये स्किनर के अनुसार पुनर्बलन जो है, ये स्किनर के अनुसार, मतलब स्किनर क्या कहते हैं, पुनर्बलन जितना अधिक शक्तिशाली होता है, व्यवहार की आवृत्ति भी उतनी ही अधिक होती है। ये किसका कथन है? तो स्किनर बोले हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, कक्षाई प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह योगात्मक द्विभाषावाद क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा। जो योगात्मक द्विभाषावाद होता है वो बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। देखिए, इसमें पूछा है योगात्मक द्विभाषावाद, और सिर्फ द्विभाषावाद किसे कहते हैं? तो सिर्फ द्विभाषावाद का अर्थ होता है एक मात्र भाषा और एक लक्ष्य भाषा। द्विभाषावाद का अर्थ होता है एक मात्र भाषा और एक लक्ष्य भाषा। और योगात्मक द्विभाष का अर्थ क्या होता है? दोनों भाषाओं को मिलजुल कर बढ़ाया जाना चाहिए। ये योगात्मक द्विभाषावाद का अर्थ होता है दोनों भाषाओं को मिलजुल कर बढ़ाना, और सिर्फ द्विभाषावाद का अर्थ होता है एक मात्र भाषा और एक लक्ष्य। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है? क्या काव्य कहा जाता है? क्या छंद शास्त्र कहा जाता है? क्या ध्वन्यात्मक कहा जाता है? या प्रशासनिक अध्यादेश या प्रेगमेटिक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, काव्य कहा जाता है। जिसमें दोस्तों देखिए, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली हो, तान, बालाघात और लय को इसमें काव्य में होता है। जैसे कि छंद शास्त्र में क्या होता है? छंद शास्त्र में वर्ण, मात्रा, पद, क्रम, गुण, संख्या यदि तुक के बारे में बताया जाता है तो छंद शास्त्र में होता है। और स्वर शैली और बालाघात इस छंद शास्त्र में नहीं होता है, ये काव्य में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लड़के स्वर शैली, तान, बालाघात और अले को छंद शास्त्र में मारकर चले आए थे। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। बट लेकिन ये याद रखिएगा कि स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को इसमें आते हैं, सब काव्य में आते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण हुआ, मात्रा हुआ, पद हुआ, क्रम, गुण, संख्या, यति, तुक, ये सब छंद शास्त्र में आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, काव्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराजकीय भाषा है। बिल्कुल सत्य है, सहराजकीय भाषा ये तो सत्य है, लेकिन सत्य इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो सत्य है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है, यह भारतीय भाषा नहीं है क्योंकि संस्कृत को वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। जो संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, यह एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसे दिया गया है, ना कि आधुनिक भारतीय भाषा।
कब दिया गया था? वर्ष 2005 में। कब? वर्ष 2005 में दोस्तों हिंदी को शास्त्रीय भाषा, इसमें संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? क्या सहयोगात्मक अधिगम, या प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता, या भाषाई खेल, या निर्देशन और परामर्श? तो भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में जो समूह बनाकर दिए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, उसको सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा। क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम सीखने की एक विधि है जिसमें विद्यार्थी एक साथ मिलकर एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला कार्य दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, या व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना, या अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, या समालोचनात्मक चिंतन विकसित करवाना। तो यहाँ पे जो शब्द संपदा की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना होता है। वह बच्चे के शब्दकोश में वृद्धि करना चाहता है। क्या करना चाहता है? इसका प्रश्न यही आता है कि इस प्रश्न से जो रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित करा रहा है, तो इसका उद्देश्य निकलता है कि शिक्षक बच्चों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना चाहता है, वह बच्चे के शब्दकोश में वृद्धि करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? क्या उपयोगितावाद, या व्यवहारवादी, या संज्ञानात्मक, या अंतःक्रियात्मकवादी? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। यानी कि जब मौखिक अमौखिक हम लोग करेंगे तो हम जो आदत निर्माण प्रक्रिया निकल के आएगी तो हमारे व्यवहार पे ही तो डिपेंड करेगा। तो मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है, यह व्यवहारवादी मत है। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? क्या थीम कहलाती है, क्या सेटिंग कहलाती है, या कथानक, या क्लाइमेक्स? तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे, किसी भी कहानी का समय और स्थान सेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक प्रॉपर्टी डीलर, क्या प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा, और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? क्या रोल प्ले कहा जाएगा, या ड्रामा, या अभिनय की कक्षा, या निर्देशन? तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे, रोल प्ले कहा जाएगा। रोल प्ले दोस्तों यह एक खेल कूद वाली गतिविधि है। रोल प्ले सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अन्य लोगों की भूमिकाएं निभाते हुए वास्तविक दुनिया के बारे में व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। क्या करते हैं? वास्तविक दुनिया के बारे में व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा, रोल प्ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती हैं। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? क्या वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही हैं? बिल्कुल दोस्तों सत्य है।
वह अधिगम को और अधिक वास्तविक उपयोग बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करें, किसे वास्तविक जीवन से जोड़ने की प्रयास कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें दिया है महत्वपूर्ण कारक नहीं है, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना या पॉज देना। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सत्य है, ये श्रवण से जुड़ी है। बोलने की गति भी, वक्ताओं का जेंडर ये नहीं है, ये गलत है, तो गलत का गलत पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, वक्ताओं का जेंडर, क्योंकि बोलने वाली महिला या पुरुष इसमें हम लोग विभेद नहीं कर सकते हैं। श्रवण से जुड़ी गतिविधियों की योजना बनाते समय वक्ताओं का जेंडर महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है। हम बच्चे को कभी भी जेंडर में भेदभाव करना नहीं सिखाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, निगेटिव का निगेटिव पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 लाख हो जाएगा। वक्ताओं का जेंडर यानी बोलने वाली महिला है या पुरुष है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। पुरुष भी बोल सकती हैं, महिला भी बोल सकती हैं, मेल फीमेल कोई भी, हम जेंडर में पक्षपात बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? देखिए, बहुभाषावाद के संदर्भ में एक अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? क्या संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, या अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए, या विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए, या भाषा या अस्मिता और संस्कृति भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है? तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। अध्यापक के लिए समझना जरूरी होता है कि संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के कौन से कौशल ग्रहण या ग्रहात्मक कौशल है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं, जिसे हम अपना सकते हैं? तो श्रवण और बोलना, सुनना तो ग्रहण हो जाएगा, बोलना तो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो आप व्यक्त कर रहे हैं। बोलना क्या है, व्यक्त कर, अभिव्यक्त कर रहे हैं। लिखना भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। पढ़ना और लिखना, तो दोस्तों पढ़ना तो आप तो ग्रहण कर ही रहे हैं, ठीक है, बट लिखना क्या है, अभिव्यक्ति में आ जाएगा। तो सुनना और पढ़ना ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा। सुनना और पढ़ना ग्राहक कौशल है, क्योंकि इन्हें हम सुनकर और पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इनके अंदर बोलना लिखना के अंतर्गत हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर व्यक्त करते हैं, और सुनना और पठन ग्राहक कौशल कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, श्रवण में क्या शामिल है? श्रवण में दोस्तों क्या शामिल है? क्या ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी है तदनुसार डिकोड करना? नहीं, ध्वनियों में क्या होता है, श्रवण में शामिल जो होता है कि ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा। श्रवण में ये शामिल होता है ध्वनि सुनना, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, ये होता है श्रवण में। क्या? ध्वनियों की पहचान करना, ध्वनि सुनना और उनसे अर्थ निकालना। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां हैं, मिलान करें। तो दोस्तों देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण क्या है? तो संप्रेषण भाषा शिक्षण है, इसका ए का पहला हो जाएगा सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा। प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि में लिखित साहित्यिक सामग्री आएगी। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ना, सी का हो जाएगा दोस्तों 4। और वेस्ट यानी कि नवीन विधि हो जाएगा मौन पठन। यानी कि इसमें क्या है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग लॉक कर देंगे पहला। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा?
क्या मलयालम के दो प्रकार, या मलयालम की क्षेत्रीय बोली, या मलयालम की सामाजिक बोली, या ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे, मलयालम की सामाजिक बोली। क्या होता है मलयालम की सामाजिक बोली, जो कि सामाजिक जो इनकी सामाजिक और संस्कृति को पहचानना प्रकट करती है। यह एक सामूहिक रूप से समुदाय के सदस्यों द्वारा संविदा हुआ संबंध और संगठन के लिए जानी जाती है। सामाजिक बोली में विशेष शब्द क्या आते हैं, वाक्यांश और व्याकरणिक नियम होते हैं जो उस समुदाय के संस्कृति, सामाजिक समृद्धि और संबंधों को क्या करता है, प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे, मलयालम की सामाजिक बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि के किस रूप में जाना जाएगा। क्या थीम आधारित शब्दावली, या शब्द समूह, या समूह शब्दावली, या शब्द जाल। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, थीम आधारित शब्दावली। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं। दिन प्रतिदिन के लिए जो आमने सामने की करते हैं दोस्तों, उसे बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं, यह एक प्रमुख भाषा कौशल है जो हमें दैनिक जीवन में संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है। यह छात्र की सामाजिक परिस्थितियों में जैसे बातचीत की भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता संदर्भित होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 2 लॉक हो जाएगा, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करें। इस पे अर्थ व विचारों पर चर्चा करें। अध्यापिका ने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रखी है। क्या समालोचनात्मक साक्षरता कौशल? बिल्कुल, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल के अंतर्गत यह आएगा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता, तार्किक सोच और समस्या सुलझाने के कौशल का विकास होता है। इस प्रकार यह कौशल उन्हें विचारशील और सकारात्मक नागरिक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉक हो जाएगा, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर एक लॉक हो जाएगा। व्याकरण के जो शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान से अभिप्राय यही है कि यह जानना है कि व्याकरणिक प्रश्न तथ्यों को कैसे किया जाए। प्रक्रियात्मक ज्ञान व्याकरण के शिक्षण अधिगम में उस प्रक्रिया को समझने का ज्ञान है जिससे विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक हो जाएगा। व्याकरण के शिक्षण अधिगम प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, यह जानने की व्याकरणीय प्रश्न या तथ्यों को कैसे किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है। देखिए, जोड़ियों में, किसमें, जोड़ियों यानी कि पेयर्स में गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती हैं और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती हैं। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती हैं और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती हैं। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। तो इस विधि को क्या कहेंगे? तो इस विधि को क्या कहेंगे? तो इस विधि को क्या पारस्परिक लेखन कहेंगे, या पारस्परिक श्रवण, या वाक्य श्रुतलेख, या पारस्परिक श्रुतलेख। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, पारस्परिक श्रुतलेख। पारस्परिक श्रुतलेख दोस्तों उसे कहते हैं जिसे सुनकर सुनकर लिखा जाए। जो कोई बोल रहा है सुनकर लिखा जाए, उसी को क्या कहते हैं? पारस्परिक श्रुतलेख कहते हैं। तो विद्यालयों में श्रुतलेखन का उपयोग वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता है। श्रुतलेख आलेख जैसी बोलते हैं
उसी को क्या कहते हैं, श्रुतलेख। तो सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10-10 लोग को बांटा गया है आपस में, तो यहाँ पे पारस्परिक श्रुतलेख होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। क्या संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं? बिल्कुल संकेत भाषा के ये प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, बिल्कुल सत्य है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, बिल्कुल होती है। संकेत भाषा की व्याकरण होती है। इसमें देखिए संकेत भाषा में व्याकरण होती है, बिल्कुल होती है। तो नहीं का नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। दोस्तों संपूर्ण पेडागोजी मैराथन क्लास सब चला रहे हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जाकर देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और दोस्तों हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभाषा सूत्र। देखिए त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। मातृभाषा या घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में, बिल्कुल सत्य है। त्रिभाषा के सूत्र में देखिए यही कहता है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कथन पहला तो बिल्कुल सत्य है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को प्रथम भाषा के रूप में क्या कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को प्रथम भाषा के रूप में, याद रखिएगा, प्रथम भाषा के रूप में, और हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा को द्वितीय तथा संस्कृत भाषा या अन्य कोई प्राचीन भारतीय को तृतीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है, या उन शिक्षार्थियों या अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण या अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर देंगे। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण या अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार लाने की आवश्यकता है, यही उपचारात्मक शिक्षण कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, पहले हम उसके कठिन को जानेंगे, तो निदान करेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे, वही उपचारात्मक शिक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी, क्या अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम, क्या देखिए एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है। एक पाठ्य वस्तु है, उस पर संवाद कर रहे हैं। सहयोगात्मक मतलब कि एक अध्यापक और 4 विद्यार्थी, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिमाणतः पठन बोध में सुधार होता है। तो ये विधि क्या कहेंगे, व्याकरण अनुवाद विधि, या पारस्परिक शिक्षण, या संरचनात्मक उपागम, या मॉडल पठन। तो इसको क्या कहेंगे, पारस्परिक शिक्षण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अध्यापक और 4 विद्यार्थी आपस में वाद संवाद कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। देखिए अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, देखिएगा। और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, परभाषा व्यवहार में, ट्रांसलैंग्वेजिंग में, बिल्कुल सत्य, परभाषा व्यवहार में इसे जाना जाता है। देखिए इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को परभाषा व्यवहार यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग के रूप में जाना जाता है। परभाषा व्यवहार में शिक्षक या शिक्षिका अपनी उपलब्ध भाषा ज्ञान का उपयोग करके विद्यार्थियों की शिक्षा प्रदान करते हैं। परभाषा
मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परभाषा या ट्रांसलैंग्वेजिंग, इसमें क्या होता है? परभाषा व्यवहार में छात्र एक साथ कई भाषाओं में सोचने की सक्षम रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा, परभाषा। इसमें क्या करते हैं कि छात्र एक साथ कई भाषाओं में सोचने की सक्षम होते हैं। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। समाचार पत्र से क्या करती हैं? समाचार पढ़ती हैं। इस पठन को क्या कहेंगे? देखिए, तो इस पठन को बारीकी से पठन कहेंगे। बारीकी पठन, क्योंकि एक शिक्षार्थी जब किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार से समाचार पढ़ती हैं, तो इस पठन को बारीकी पठन कहेंगे। बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है। किससे होता है दोस्तों? गहन पठन से होता है, जिसका अर्थ यही है किसी वस्तु को गहराई से समझना, यानी कि विशेष तथ्यों को समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसी पठन तकनीकी का उपयोग पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्य या जानकारी खोजने में किया जाता है। सरसरी पठन किसे कहते हैं? तो सरसरी पठन वो कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी आप बुक स्टॉल पे गए, आपको सीटेट की एग्जाम के कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप वहाँ पे तो गहन पठन तो करेंगे नहीं, सरसरी निगाह से उसको देखेंगे कि हाँ मतलब हमारे लायक है कि नहीं है। ऐसा ही लोग आप किताब खरीद कर चले, तो उसी को सरसरी तौर पर पठन कहेंगे। अध्ययन कौशल, जिसके लिए हम मान लीजिए किताब खरीद कर लेकर आए, अब उस क्वेश्चन को, उस किताब को, उस बुक को या नोट्स आप जिससे बनाए हैं उससे पढ़ रहे हैं, अध्ययन के लिए पढ़ रहे हैं, वो अध्ययन कौशल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? देखिए, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो अंतर्भाषिक पहचान क्या, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। बिल्कुल सत्य, इसी को अंतर्भाषिक पहचान कहते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया के माध्यम से एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था को दूसरी भाषा में समझा जाता है और विद्यार्थी को उस भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो अंतर्भाषिक पहचान होता है कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन का यहाँ पे है ऑप्शन, क्या कह रहा है? देखिए, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। देखिए, पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती हैं। वह मातृभाषा के कारण, किसके? मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती हैं और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, देखिए यहाँ पे कीवर्ड पकड़िए, मातृभाषा में तो पंजाबी जानते हैं और विद्यालय में जो सीखती है वो अंग्रेजी विद्यालय में सीखती है, यानी कि द्वितीय भाषा के रूप में। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल और पढ़ना, बोलना और पढ़ना सीख लिया, किसके? तमिल में। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हम बता रहे हैं, जो मातृभाषा, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो मातृभाषा से ग्रहण करती हैं उसको भाषा अर्जन कहते हैं। चट्टी चौराहे समाज में आस पड़ोस से सीखी हुई जानकारी, भाषा वो भाषा अर्जन कहलाती है और विद्यालय में सीखी गई भाषा वो अधिगम कहलाती है। तो अब देखेंगे इसमें क्या है। तो अंग्रेजी तो सीखी है, तो वो तो भाई अधिगम के रूप में सीखी है, और जो पंजाबी या तमिल सीखी तो क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में सीखी तो अर्जन दोनों हुआ। तो पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम है। बिल्कुल जस्ट अभी हम क्या बताएं आप लोग से, यही बताएं, जो मातृभाषा भाषा अर्जन उसे कहते हैं जो मातृभाषा में सीखी गई हो, जो क्षेत्रीय भाषा से सीखी है, जो आस पड़ोस चट्टी चौराहे कहीं भी सीखी गई उसे भाषा अर्जन कहते हैं। अधिगम इसे कहते हैं जो विद्यालय में सीखी गई उसको कहते हैं अधिगम, और द्वितीय भाषा के रूप में उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा। पंजाबी और तमिल क्या है? भाषा अर्जन है, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? इसमें कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन, ये तो विस्तृत पठन का उद्देश्य है। बहिर्वेशन यानी एक्सट्रपोलेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए। देखिए, व्याकरण अधिगम के लिए विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत पढ़ने का अर्थ यही है दोस्तों, सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी चीज को ध्यान से पढ़ना तथा कम से कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना।
तो दोस्तों ये प्रक्रिया जो होती है व्याकरण अधिगम के लिए नहीं है, क्योंकि व्याकरण अधिगम उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें छात्रों को भाषा के नियम, सिद्धांतों और गुणों को अधिगम होता है। तो यहाँ पे व्याकरण अधिगम के लिए विस्तृत पठन नहीं होता। विस्तृत पठन के लिए हम किसी चाहे जैसे पढ़ लें। अब व्याकरण के लिए नियम नियम सिद्धांत गुण अधिगम सब होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा। विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।